नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सिविक्स विषय, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे कहते हैं, उस विषय को पढ़ रहे हैं। इसमें टॉपिक के हिसाब से यह हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने फेडरलिज्म, संघवाद को बारीकी से पढ़ा। दूसरा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जिसमें जिक्र किया गया है, उसको हम पढ़ रहे हैं। यह फंडामेंटल राइट्स में हमारा 5वां मूल अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके पहले हमने समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में हमने, ये चारों जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको हमने पढ़ा। अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इसकी बारीकियों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद यह जानेंगे कि अल्पसंख्यक होने का आधार क्या है, भारत में किस किस को अल्पसंख्यक माना गया है। यह जो हमारी जो कक्षा है वह यूपी पीजीटी प्रवक्ता सिविक्स विषय के लिए, टीजीटी सोशल साइंस में जो आता है, ये वाला इंडियन पॉलिटी से जो हमारा पोर्शन आता है, उसके लिए आपका यूजीसी नेट और यूपी पीसीएस अब जो ऑप्शनल विषय होता है पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए ये समान रूप से उपयोगी है। आपको यह कक्षा कैसी लगती है, अपने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के मैसेजेस आते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप लोगों के मैसेज आते हैं जो नंबर दिया रहता है। आइए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 29 हमारा क्या कह रहा है। पहले तो जानेंगे कि यह मूल अधिकार, ये है मूल अधिकार। मूल अधिकार वर्तमान में 6 है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 7 मूल अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन वर्ष 1978 में एक मूल अधिकार को माइनस कर दिया गया, जिससे हमारे मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई। यह मूल अधिकार के प्रारंभ वाली कक्षा में बताया गया है। अब जो हमारा ये अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। संरक्षण मतलब राज्य उसको संरक्षित करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको विलोपित कर दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है कि अनुच्छेद 29 में मूल अधिकार के तहत कि जो अल्पसंख्यकों की भाषा है, उनकी लिपि है, भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। और इसमें जो दूसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 30, वो कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 इसी से संबंधित है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में, कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्या क्या है। अब जानेंगे कि अल्पसंख्यक होते क्या है और क्यों ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है में ये अनुच्छेद क्यों लिया गया है। तो देखिए, इसमें यह बताया गया है कि किसी भी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं, ऐसा नहीं है कि धार्मिक आधार पर ही किसी समुदाय विशेष को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है, केवल धर्म के आधार पर ही किसी समुदाय को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है। प्रश्न ये पूछता है कि किस आधार पर अल्पसंख्यक माना गया है हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में। तो भाषा, लिपि और धर्म तीनों के आधार पर, और संस्कृति, आपका धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और विकसित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक कौन है? जैसे सिख समुदाय को लेते हैं, उनकी एक अपनी भाषा है, उनकी एक अपनी संस्कृति है, उनका एक अपना धर्म है। तो उनके धर्म को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए यह हमारा मूल अधिकार में जो 5वां मूल अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को हमारे संविधान ने अपनाया है। अब
अल्पसंख्यक किसे माना जाता है? धर्म के आधार पर भी, जो अन्य समूहों से छोटा समूह हो, संस्कृति के आधार पर भी, उसके बाद भाषा के आधार पर भी। ये हमारे 3 आधार हैं जिस पर अल्पसंख्यक माना गया है। अब चाहे उनकी संख्या भी कितनी हो, किसी एक धर्म के मानने वाले, चाहे अल्पसंख्या में भी हो, एक भाषा को मानने वाले, एक लिपि को संरक्षित करने वाले, एक संस्कृति को मानने वाले, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक माना जाएगा और उनको भी संरक्षित किया जाएगा, उनके भाषा को, उनके धर्म को, उनके लिपि को, उनके संस्कृति को। आइए देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो अल्पसंख्यक मानने का 3 कौन कौन? धर्म, भाषा और संस्कृति। 3 हमारे जो आधार हैं, इसके आधार पर हम अल्पसंख्यक माना जाता है। अब अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा हो या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने, रखने और विकसित करने का अधिकार है। वो अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, उनको अपनी लिपि को संरक्षित कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ये अपनी संस्कृति को रही कि अल्पसंख्यक क्या है, उनको कैसे संरक्षित करना है, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को सुरक्षित और विकसित करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने की बात होती है। तो इसमें 2 प्रकार के अधिकार इनको मिला है। एक कि नागरिकों को जो कि भारतीय क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में निवास कर रहे हों, उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। यह हमारा पूछता है कि अनुच्छेद 29 में 2 अनुच्छेद हैं जो इनके अधिकारों को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 29 एक कहता है कि नागरिकों को जो कि भारत के किसी एक क्षेत्र में या संपूर्ण क्षेत्र में निवास कर रहे हों, मतलब रह रहे हों, उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ऐसे नागरिक जो भारत के किसी एक क्षेत्र में रह रहे हों या भारत में कहीं भी रह रहे हों। ये हमारा अनुच्छेद 29 एक हो गया। अब जैसे सिख है या जैन हैं हमारे, तो वो संख्या में तो बहुत कम है, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें भी अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को संरक्षित करने का और विकसित करने का अधिकार हमारा अनुच्छेद 29 एक देता है। अब अनुच्छेद 29 2 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक से राज्य द्वारा निर्मित की गई शैक्षणिक संस्थाओं अथवा राज्य से वित्त प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए केवल धर्म, जाति, मूलवंश, भाषा अथवा इनमें से किसी एक आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। अब किसी भी नागरिक से, ये जो हमारा दूसरा अधिकार है अनुच्छेद 29 में, कि किसी भी नागरिक से राज्य द्वारा निर्मित और राज्य द्वारा वित्त पोषित जो शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, या किसी धर्म के आधार पर भी, एक भी अगर इसमें से कोई तत्व है, धर्म हो गया या जाति हो गया या मूलवंश हो गया या भाषा हो गया, या इनमें से किसी एक आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो संस्थाएं राज्य से वित्त प्राप्त करती हैं और राज्य द्वारा निर्मित हैं, 2 कंडीशन है, राज्य द्वारा निर्मित और राज्य से वित्त प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भी ऐसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 प्रकार के अनुच्छेद हैं। 29(1) ये कह रहा है कि किसी भी नागरिक को, चाहे वो भारत के किसी क्षेत्र में रह रहे हो या भारत में कहीं भी रह रहे हों या पूरे देश में थोड़े थोड़े करके फैले हों, उनको अपनी संस्कृति, लिपि और धर्म को संरक्षित और विकसित करने का अधिकार है। दूसरा हमारा ये कह रहा है अनुच्छेद 29 कि राज्य द्वारा निर्मित और राज्य द्वारा वित्त पोषित ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए
अनुच्छेद 30 क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार हमारे अनुच्छेद 30 में दिया है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्या है। दो तरीके का है। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धार्मिक या भाषाई आधार पर हो, उन्हें अपने चयन की शैक्षणिक संस्था के निर्माण, स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हो, चाहे जैन मानने वाले हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी, जो हैं वो सभी अपने धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर अपने चयन के शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं और उस पर प्रशासन करने का भी अधिकार उनको अनुच्छेद 30 के द्वारा प्राप्त है। उसके बाद अनुच्छेद 30 में जो हमारा दूसरा अधिकार प्राप्त है वो राज्य द्वारा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रबंध में स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर, अब देखिए अनुदान क्या होता है, अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त होता है शैक्षणिक संस्थाओं को। तो ये अनुच्छेद 30 में जो दूसरे टाइप का अधिकार है ये दिया है कि राज्य द्वारा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रबंध में स्थापित, चाहे वो धार्मिक हो चाहे भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रबंध में स्थापित, मतलब उस धर्म के लोग अगर किसी शैक्षणिक संस्था को बनाए हैं, प्रबंध कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसी संस्थाओं को सरकार अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। हमारे दोनों अनुच्छेद बहुत ही। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण सरकार देगी, मतलब हमारा संविधान दे रहा है। और अनुच्छेद 30 ये कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्या क्या होगा। हमने जाना अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 29 में दो प्रकार के अधिकार हैं, आर्टिकल 29(1) और 29(2). 29(1) क्या कह रहा है कि नागरिकों को जो कि भारतीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में निवास कर रहे हों, उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा अपनी संस्कृति संरक्षण का अधिकार होगा। और दूसरा, शैक्षणिक संस्थाओं में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वो शैक्षणिक संस्थाएं कैसी हो, राज्य द्वारा निर्मित और राज्य द्वारा वित्त पोषित हो। अनुच्छेद 30 हमारा ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें भी दो प्रकार के अधिकार हैं। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या भाषा के आधार पर हो, उन्हें अपने चयन की शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। और दूसरे प्रकार का जो आर्टिकल 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, उसमें जो दूसरे प्रकार का अधिकार है ये कह रहा है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं स्थापित है और अल्पसंख्यक वर्गों का उस पर प्रबंध कर रहे हैं, सरकार जो अनुदान देती है, अनुदान देने में ऐसी संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अब देखिए इसी से संबंधित अल्पसंख्यक होने का क्या आधार है, इसको आइए देखते। हमने पढ़ा अनुच्छेद 29 और 30। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक होने का आधार हमारे संविधान में क्या दिया गया है। अल्पसंख्यक होने का आधार, किसी को भी, किसी समुदाय को कैसे हम अल्पसंख्यक मानते हैं, हमारे भारतीय संविधान में इसके दो आधार दिए गए हैं। एक भाषाई आधार पर, पहला भाषाई आधार पर और दूसरा धार्मिक आधार पर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक होने के लिए कौन कौन से आधार हैं? मात्र दो आधार है, एक भाषाई आधार और दूसरा धार्मिक आधार। अब भारत में अल्पसंख्यक कौन है? छः समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। हमारे भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा ईसाई, चौथे नंबर पे बौद्ध, पारसी, जैन धर्म। अब दूसरा जो हमारा भाषाई आधार क्यों माना गया है कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया है। अब देखिए अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य देता है। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के कारण
अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यकों का निर्धारण क्या केंद्र स्तर पर होता है या राज्य स्तर पर होता है? तो अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर होता है। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहाँ हमारे संविधान में जो राज्यों का गठन किया गया है वो भाषाई आधार पर किया गया है। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर होता है। इसमें दो प्रश्न, एक, अल्पसंख्यक होने का आधार हमारे संविधान में कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। पहला धार्मिक, दूसरा भाषाई। भाषाई और धार्मिक। अल्पसंख्यक कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? मुस्लिम हैं, उसके बाद सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है और पारसी है। उसके बाद क्यों राज्य ही इसका निर्धारण करता है अल्पसंख्यक का? क्योंकि भारत में राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो भाषाई आधार पर हुआ है, इसलिए राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वह अल्पसंख्यकों का निर्धारण करें। अब आइए अनुच्छेद 30(1)(a). 30(1)(1)(1) क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें शैक्षणिक, अब अनुच्छेद 30 की बात हो रही है तो अनुच्छेद 30 में भाई अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंध और अपने धर्म को सुरक्षित करने का अधिकार है इन दोनों अनुच्छेदों में। तो अनुच्छेद 30(1) ये कहता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का, कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होंगे उस पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में यहाँ हम बात आपको बताएंगे। यदि राज्य अल्पसंख्यक की कोई ज़मीन भी ले रही है तो उसे बाजार रेट पर, मार्केट प्राइस पर मुआवजा, कंपनसेशन दे के उसका अधिग्रहण कर सकती है। हमने आपको बताया है या आप जानते भी हैं कि हमारे देश में जो शासन की प्रणाली है वो संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। संसदीय संप्रभुता वाली प्रणाली, शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। तो जो हमारी लोकतंत्रात्मक प्रणाली है तो इसमें जितने अधिकार है उस पर अगर सरकार चाहेगी, हमारे संविधान में ऐसा वर्णित है, तो उस पर प्रतिबंधित, उस अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, रोक लगा सकती है, सदाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, कि हमारी व्यवस्थाएं न बिगड़े, इसके आधार पर सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है। हर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का अलग अलग आधार है। यह चूँकि शैक्षिक अधिकारों की बात हो रही है, शिक्षण संस्थानों से जुड़ी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार और अपने धर्म को कैसे संरक्षित करें उसको विकसित करने की बात हो रही है, तो यह अनुच्छेद 30(1)(a) यह कह रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, और दूसरी बात, अगर सरकार चाहे तो अल्पसंख्यक वर्गों की ज़मीन को भी मार्केट प्राइस पर मुआवजा, कंपनसेशन देकर उसका अधिग्रहण कर सकती है। अब देखिए शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन, ये बार बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। 86वां संविधान संशोधन, CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। CAA का मतलब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में यह पारित हुआ, द्वारा अनुच्छेद 21 जो था उसमें अनुच्छेद 21(a) ये आर्टिकल है, इसको जोड़ा गया। 21(a) हमारा यह कहता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, बच्चों में बालक और बालिकाएं दोनों आएंगी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देगा। ऐसी विधि बनाएगा, राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब यह जो हमारा अधिकार है 86वां 2002, इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद द्वारा वर्ष 2009 में अधिनियम पारित हुआ, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। प्रश्न इसमें 2 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया हुआ, अनुच्छेद 21 में एक ए जोड़कर 21(a) हो गया कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, बच्चों को, जिसमें बालक और बालिकाएं दोनों हैं, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपबंध करवाएगा। और इसी अधिकार को, मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो शिक्षा का अधिकार था, इसी को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद द्वारा 2009 में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, यहाँ लिख देते हैं, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 ये संसद द्वारा पारित किया गया शिक्षा के अधिकार को, ये जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में बना था, इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। ये पूछता है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये कब से लागू हुआ, ये 1 अप्रैल 2010। इसमें 4 से 5 प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि जो अल्पसंख्यक होने का आधार है हमारे संविधान में 2 आधार दिया गया है, भाषाई आधार, धार्मिक आधार। 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं हमारे यहाँ, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। उसके बाद एक सिख भी है। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के कारण अल्पसंख्यक कौन है उसका निर्धारण हमारी राज्य सरकार करती है, राज्य स्तर पर होता है। अनुच्छेद 30(1) ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है, मतलब ये जो अधिकार है वो लागू नहीं होंगे। उसके बाद अगर राज्य चाहे अल्पसंख्यक की कोई ज़मीन ले रहा है तो उसे मार्केट प्राइस देकर वो जो मुआवजा कहा जाता है, कंपनसेशन, अधिग्रहित कर सकती है। हमने जाना कि शिक्षा का अधिकार क्या है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में एक ए जोड़ के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दे सरकार विधि बनाकर उपबंधित किया है। और जो हमारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो यह लाया गया था नियम कानून, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद द्वारा वर्ष 2009 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश। कक्षा कैसी लगी? हम मूल अधिकारों में 5 अधिकारों को पढ़े हैं। अगली कक्षा हमारी जो होगी अंतिम अधिकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अब यह जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें यह जानेंगे कि रिट जारी करने की क्षमता क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा है या हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। उसके बाद जो ये 5 प्रकार के लेख, प्रलेख या रिट जिसे कहते हैं वो जो जारी किए जाते हैं वो किन के खिलाफ जारी किए जा सकते हैं, कौन जारी करता है, ये स्टेटमेंट कथन में पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारी अगली कक्षा होगी वो मूल अधिकारों से संबंधित जितने वाद हैं। कक्षा कैसी लग रही है? अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और भी अपने साथियों को इस चैनल से जोड़ें। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, कुछ शुल्क है उनके लिए, कुछ विशेष वीडियोस बनाई जाती है उनको दी जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर मैसेज और कॉल के द्वारा जितनी भी कक्षाएं होती हैं उनका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।